हेलो गाइस, वेलकम टू रंकायन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायती राज व्यवस्था हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसके पहले ही लेक्चर में अपन ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास यानी कि ब्रिटिश काल का इतिहास और आज़ादी के बाद के इतिहास को अपन ने पंचायती राज व्यवस्था के विकास के संदर्भ में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद का जो लेक्चर आया था उसमें हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में देख लिया था कि स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं क्या है। तो आज हम देखेंगे पंचायती राज संबंधी विभिन्न समितियां जिनके आधार पर आज़ादी के बाद देश में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। आज जिस संदर्भ में जिला पंचायतें पंचायती स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे देश में, जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, जिला अध्यक्ष के पद होते हैं पंचायती स्तर पे, जो सरकार की जो 3 व्यवस्थाएं होती हैं, जो उसका तीसरा अंग माना जाता है, वह किन सिफारिशों के बल पर आज काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में आज हम कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। तो पंचायती राज संबंधी विभिन्न समितियां, ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक समिति बनी। देखिए, जब कोई भी योजना लागू होने को होती है तो सरकार एक समिति का गठन करती है। उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि अध्यक्ष के नाम पर ही उस समिति के नाम को हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957। स्थानीय स्वशासन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बलवंत राय को अध्यक्ष बनाया गया। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है ना। अध्यक्ष तो पहले ही बना दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953 की असफलता की जांच करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। देखिए, आज़ादी के जस्ट बाद 2 कार्यक्रम चलाए गए भारत सरकार द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यह 1952 यानी कि प्रथम जो आम चुनाव हुए थे ठीक उसके बाद, और उसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953, ठीक है ना। लेकिन ये कोई खास विशेष सफल नहीं हुए, ये सामान्यतः गाँवों के विकास के लिए ही चलाए गए थे। तब इसके असफलता के बाद 1957 में द्वितीय आम चुनाव के बाद सरकार ने बलवंत राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि यह दोनों असफल क्यों हुए, इसकी असफलता का जांच करने के लिए, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में ही सरकार को सौंप दी, ठीक है ना। बलवंत राय जी को जो जिम्मेदारी मिली थी, यह दोनों कार्यक्रम असफल क्यों हुए, तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने 1957 में ही सरकार को सौंप दी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बलवंत राय समिति कब गठित की गई थी। इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब कि सिर्फ केंद्र, विकेंद्रीकरण का मतलब कि छोटे छोटे जो भाग हैं उनमें शासन सौंप दिया जाए। जैसे कि ग्राम प्रधान हो गया, थोड़ी सी उसको विशेषता मिल जाए, थोड़े से उसको शासन का कार्यभार मिल जाए। फिर जिला पंचायतें हो गई, फिर राज्य सरकारें हो गई, फिर केंद्र सरकारें हो गई। तो बलवंत राय समिति की जो सिफारिश थी वह यह थी कि सरकार का जो प्रशासन है उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए, ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। बलवंत राय समिति के जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिंदु पढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए, जो कि आज भी काम कर रही है। पंचायतें 3 स्तर में तोड़ दी जाए। कौन कौन सी? ग्राम पंचायतें जो प्रधान स्तर पे होती हैं, पंचायत एक समिति बनाई जाए, और तीसरी जिला पंचायत यानी कि एक गाँव के स्तर पे, एक ब्लॉक के स्तर पे और एक जनपद के स्तर पे। बलवंत राय ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज प्रणाली में इसको 3 भागों में तोड़ दिया जाए, यानी कि एक जिले में तीन स्तर पर जिला पंचायतें हों, एक ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य, एक जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ दिया जाए कि जो ग्राम प्रधान है जिला अध्यक्ष के चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में भाग ले सके, यानी कि जनता प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ना करे और ये आपस में ही इलेक्टेड हो जाए, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इलेक्शन करवाना।
आइए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, मुखिया का चुनाव, जो ग्राम प्रधान का चुनाव गांव में होता है, उसमें जनता स्पष्ट वोटिंग डाल के आती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। तथा पंचायत समिति और जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, जो जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान के साथ प्रत्यक्ष रूप से चयनित होकर आते हैं, उनके वोटिंग के द्वारा जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है। अर्थात ग्राम पंचायत का चुनाव, जो गांव की पंचायत का चुनाव होता है, वह तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो जिला स्तर पे ग्राम पंचायतें होती हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड तथा जिला पंचायत को पर्यवेक्षी समन्वयात्मक तथा सलाहकारी निकाय बनाया जाए। ग्राम पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जो पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पे जो पंचायतें होंगी उनको क्या होगा, कार्यकारी निकाय, उनको कार्य करने की क्षमता मिले। तथा जिला पंचायतें जो होंगी उनको पर्यवेक्षी यानी कि देख रेख करने के लिए कि यह कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समन्वयात्मक तथा सलाहकारी निकाय बनाया जाए। यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे वो एक पर्यवेक्षी की तरह होंगे, एक अभिभावक की तरह होंगे और समन्वयात्मक तथा सलाहकारी, और उनको सलाह देते रहेंगे ऐसे काम करो ऐसे काम करो। ठीक है। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। जो जिला कलेक्टर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर शब्द जो सामान्यतः यूज होता है वह रेवेन्यू एक्टिविटी के लिए होता था। जब आज़ादी के पहले जब ब्रिटिश काल था तो जो कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल होता था वह टैक्स के कलेक्शन के अभिप्राय से ज़्यादा होता था। जो रेवेन्यू का अधिकारी होता था जिले का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का यानी कि कर को एकत्रित करने का जिले का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको कलेक्टर बोलते थे। इसलिए यह शब्द आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आज़ादी के पहले कर का जो इकट्ठाकरण करने की जो नीति होती थी वह बड़ी खतरनाक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती थी कि यह व्यक्ति ही कर को इकट्ठा करेगा, इसलिए लोग बोलते हैं ना कलेक्टर हो गया। बात समझ में आई। तो कलेक्टर का जो कार्य था आज़ादी के पहले, उसका मुख्य कार्य था कि जिले स्तर का कर को यानी कि टैक्स को कलेक्शन करने वाला सबसे प्रमुख अधिकारी। तो यहाँ पर इनकी सिफारिशों में क्या बोला गया था कि जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। आइए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में राज्य के कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। यानी कि सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश थी उसको आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, 1958 के राज्य के कुछ भागों में लागू किया गया कि वहाँ पर पंचायतों को 3 स्तर में विभाजित किया गया। एक ग्राम पंचायतें, एक ब्लॉक पंचायत जो थी यानी कि पंचायती समिति, और तीसरा जिला पंचायतें। ठीक है ना। तो बलवंत राय की समिति को सर्वप्रथम कब लागू किया गया, 1958 में। कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, 1957 में। कहाँ लागू हुआ, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, दक्षिण भारत में। अतः समिति की सिफारिशों को वर्ष 1958 में स्वीकार कर लिया गया, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आंध्र प्रदेश से 1958 में हुई, जबकि जो ग्राम शब्द की संकल्पना थी, ठीक है ना, ये है पंचायती राज व्यवस्था, और जो ग्राम शब्द की संकल्पना थी, जो गांधी जी का एक सपना था कि जो शासन होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ राजस्थान के नागौर से। लेकिन पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, 1958 और आंध्र प्रदेश में हुई थी। एक वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है, और दोनों में अलगाव क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे अलग से। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति 1977 से 1978। 1957 में हमने बलवंत राय समिति देख ली। अब कौन सी आएगी समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है ना। पंचायती राज संस्थानों के संबंध में वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने
जब गवर्नमेंट बदलती है ना तो समितियां भी खूब बनती हैं कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो कैसा कार्य की, ठीक है ना, उसका मोटो क्या था, अब नई सरकार का मोटो क्या है। तो इसलिए जब पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 77 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1978 में सरकार को दी। जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी 77 में, तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को और ज़्यादा समझने के उद्देश्य से कि यह क्या है, कैसे है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट है वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए एक और समिति का गठन किया, जिससे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि अशोक राय मेहता समिति कब गठित की गई, ठीक है ना, 1977 में, और इसकी रिपोर्ट कब आई, 78 में आई, ठीक है। इस समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी। अब इन्होंने क्या क्या सरकार को बताया जांच पड़ताल करके, उसके बारे में पढ़ते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। बलवंत राय ने जो तीन स्तरीय प्रणाली को बताया था, तो अशोक मेहता ने कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करके उसको द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि जो एक ब्लॉक पंचायत होती थी ना, जिसको हम पंचायती समिति बोलते थे, तो अशोक मेहता ने कहा कि 15,000 से 20,000 की जो जनसंख्या होगी एक क्षेत्र की, उसको एक मंडल पंचायत के रूप में बना देना चाहिए, ठीक है। पंचायत चुनाव राजनीति दल के आधार पर होने चाहिए, कि जो पंचायत का चुनाव होता है, जो गांव की जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जो जिला पंचायत का इलेक्शन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है, वह राजनीतिक दल के सिंबल पे होना चाहिए। जो भारत की या फिर अपने प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दल पर इसका ग्राम पंचायतों का इलेक्शन होना चाहिए। यह अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट थी। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाए तथा जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। यानी कि जिला स्तर के नियोजन कार्यभार को करने के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाए कि यदि कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तथा जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। जो जिला परिषद अभी तक क्या था, पर्यवेक्षक की निगरानी कर रहा था, कि उनको सिर्फ एडवाइस देने का उसका कार्य था। जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय, यानी कि उसको भी कुछ शक्तियां मिले, वह भी कार्य करे। विकास के कार्य जिले परिषद को दिए जाएं, ठीक है ना, जो कि पहले नहीं था। जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए, यानी कि जो विकेंद्रीकरण है, जो विभाजन है, जो प्रशासन का अलगाव है, उसमें जिले को एक पॉइंट माना जाए। ऐसा नहीं कि हर गांव को अलग अलग माना जाए, एक एक जिले को एक सिस्टम में माना जाए। ऐसा अशोक मेहता की जो थी रिपोर्ट थी। जिला स्तर की एजेंसी से पंचायतों के लेखों की समीक्षा होनी चाहिए, तो आसान चीज़ है। राज्य पंचायतों का अतिक्रमण न करे, अगर करे तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए, ठीक है ना। यदि किसी प्रदेश में पंचायतों का इलेक्शन नहीं हो पाया है टाइम से, तो राज्य ही, जो वहाँ का राज्य सरकार है, वहीं पंचायतों का शासन ना करे, अधिकतर 6 माह के अंदर ही उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि जो इलेक्शन का टाइम है बीत जाने के बाद भी इलेक्शन नहीं होते हैं, तो राज्य करता क्या है कि खुद शासन वहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इनकी समिति की सलाह थी कि अधिकतम 6 माह के अंदर ही, ठीक है ना, इलेक्शन हो जाना चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से भारत सरकार में इलेक्शन बॉडी होती है ना, इलेक्शन कमीशन होता है जो चुनाव करवाने का कार्य करता है, तो अशोक मेहता ने बोला कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो पंचायत स्तर का इलेक्शन होता है उसको करवाने की जिम्मेदारी जो है वह राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो, जो कि है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं GVK राव समिति 1985 से 86। अब एक समिति और बनी। सभी समितियों के नाम, जो उनके अध्यक्ष थे और उनका टाइम पीरियड क्या था, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग ने GVK राय की अध्यक्षता में
वर्ष 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया। देखिए हमारे देश में जो योजना आयोग है, जो योजना चलाता था, ठीक है ना, अब उसका नाम नीति आयोग हो गया है। तो उसने 1985 और 86 में GVK राव समिति का एक गठन किया। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास के को और परखना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कि भारत में गरीबी को कम करना, लोगों की आय को बढ़ाना कार्यक्रम के लिए, उसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाने चाहिए और कौन कौन से जो कार्यक्रम चल रहे थे वह ज़्यादा प्रभावकारी हैं के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1986 में सरकार को सौंप दी। जो 85 में समिति बनी थी उसने 1986 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। कहा कि लोकतंत्रीकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज संस्थाएं निर्बल हुई हैं। GVK राव समिति जो थी, इनका जो मेन मोटो था, उन्होंने यह बोला था कि नौकरशाही की छाया पड़ने से, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, जो UPSC ऑफिसर होते हैं, जो PCS के ऑफिसर होते हैं, उनकी छाया पड़ने से, यानी कि उनका ज़्यादा दखल पड़ने से पंचायती राज संस्थाएं निर्बल हुई हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी की अधिक एक्टिविटी से, उनकी ज़्यादा जवाबदेही से जो संस्थाएं हैं पंचायती राज की, वो कमज़ोर हुई हैं तथा उनकी स्थिति बिना जड़ की घास की हो गई है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अधिक हस्तक्षेप से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी स्थिति बिना जड़ की घास हो गई, यानी कि ऐसी घास, ऐसा पेड़ जिसका कोई जड़ ही ना हो, यानी कि काफ़ी दुर्बल हो गई है। यह इनका इशारा था। समिति ने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए, जो कि हम हर समिति में ही पढ़े हैं। विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, नियोजन, कार्यान्वयन जिला या उसके निचले स्तर की पंचायती संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी विकास कार्यक्रम का कार्य है, या फिर वो जिला पंचायतें करें, या फिर वो ब्लॉक पंचायतें करें, या तो क्षेत्र पंचायतें करें, यानी कि जो विकास कार्यक्रम है वह पंचायतों में ही डिवीजन होना चाहिए, यानी कि बटा हुआ होना चाहिए। जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिले के विकास कार्यों का प्रभारी बना जाए। यानी कि जो पहले कलेक्टर था, वहाँ का जिला अध्यक्ष होता था, अब एक जिला प्रभारी का चुनाव हो और उसको ही उसका मेन बनाया जाए, ठीक है ना। अब कोई ब्यूरोक्रेसी पर बैठा हुआ आदमी जिले का प्रमुख नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह भी जो पद है, यह भी इलेक्शन के द्वारा ही इसका भी सृजन होना चाहिए, ऐसा GVK पंत जी ने कहा। आइए अब देखते हैं LM सिंघवी समिति 1986, इन्होंने क्या बोला और इनकी क्या सिफारिशें थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखिए फिर से गवर्नमेंट बदली, अब राजीव गांधी की जो सरकार थी, इन्होंने LM सिंघवी समिति का गठन किया पंचायती राज जो व्यवस्था था उसको और समझने के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय को जोड़ा जाए तथा नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बन रहा था तो पंचायती राज को कोई विशेष महत्व तो नहीं मिला, लेकिन गांधी जी की जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, तो इसके कारण संविधान में इसको जोड़ दिया गया। लेकिन राजीव गांधी जो थे वो चाहते थे कि LM सिंघवी समिति ने जो रिपोर्ट दिया कि इसको एक प्रॉपर संवैधानिक दर्जा मिले और इसके इलेक्शन कितने टाइम में होंगे, कौन इलेक्शन इसका कंडक्ट करेगा, ये सारी जो बातें हैं वो संविधान में वर्णित हों, ठीक है। कई गांवों को मिलकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, कि जो गांव है वो मिलकर एक न्याय पंचायतें बनाए, जैसा कि कोर्ट होता है ना, उस तरीके से। पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायतों को वित्तीय संसाधन यानी कि धन उनको उपलब्ध कराया जाए उनके विकास के लिए। पंचायतों से जुड़े मामले को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। जो पंचायतें होंगी, जो लोगों का समूह होगा, यदि उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए क्या होना चाहिए, राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना भी की जानी चाहिए।
अब बात करते हैं पीके थुंगन समिति 1989, यानी कि आज तक सिर्फ इतनी ही समिति बनी है और लास्ट समिति कौन है? पीके थुंगन समिति। इस समिति का गठन वर्ष 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। ठीक है ना। जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में जो सिफारिश की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब पीके थुंगन समिति जो है 1989, इस समिति का गठन जो 1989 में हुआ, इनकी भी राय थी कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, जो कि 1992 में मिल भी गया। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि पंचायती राज व्यवस्था में अपन ने यहाँ पर इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत जो थी उनका किस प्रकार से कार्य हुआ, फिर इसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ और आज़ादी के बाद जो समितियां थी वो किस तरीके से कार्य की, किस तरीके से अपनी सिफारिश से दी। तो मैं आशा करता हूं कि यह लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।